फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 22 फरवरी 2024 को रिलीज कोरियन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी एक्स हुमा और जिसे डायरेक्ट किया है जंग जे हुन ने। इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, ये मूवी काफी डरावनी है और इस मूवी में हम देखेंगे डर का अलग ही लेवल। मैंने कल ही अपने चैनल पर एक तमिल थ्रिलर मूवी अपलोड की है जो कि सीरियल किलिंग पे बेस्ड है। वो भी काफी अच्छी मूवी है और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी के शुरुआत में हम दो समन को देखते हैं जिनमें एक होती है ली हॉरिम और दूसरा होता है यून बोंगजिल। दोनों कोरिया से लॉस एंजलिस जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वो दोनों लॉस एंजलिस एक बहुत बड़े कोरियन अमेरिकी बिजनेसमैन जिनका नाम पार्क जी योंग है, उनके न्यू बॉर्न बेबी को एक रहस्यमय बीमारी हो गई है। सारे डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। तो पार्क को किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना एक बार हम किसी समन से बात करें। अब उन्हें लॉस एंजलिस में कोई समन नहीं मिलता है। तो कोरिया से दो बहुत ही पॉपुलर समन हॉरिम और उसके शिष्य बोंगिल को बुलाया गया है। अब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉरिम बच्चे से मिलती है तो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ उसको बताता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं करता और हमने अपने लेवल से सारे टेस्ट भी कर लिए लेकिन बच्चे को कोई भी बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। अब हॉरिम बच्चे के फादर पार्क से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में पहले भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? तो बताता है हाँ, मेरे बड़े भाई जिनको मेंटली प्रॉब्लम थी वो मेंटल हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिए थे। और पार्क उनको ये भी बताता है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। तो हॉरिम बोलती है कि जब मैंने आपके घर में प्रवेश किया तभी मुझे इस घर में एक छाया दिखी, वो शायद आपकी किसी पूर्वज की छाया है। और हॉरिम उसको ये भी बताती है कि ऐसी समस्याएं घर में तभी आती हैं जब आपके पूर्वज अपने कब्र में असहज महसूस करते हैं। और अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो इसे कब्र का खराब होना कहा जाता है। तो पार्क उससे पूछता है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो हॉरिम बोलती है ऐसे केसेस में हमें कब्र को दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, इसमें कुछ और एक्सपर्ट लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी और जिसमें काफी पैसे खर्च होंगे। अब सीन शिफ्ट होकर कोरिया में आ जाता है जहाँ हम किम सोंग देओक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फेंग सुई मास्टर है और उसका काम अमीर लोगों की कब्र के लिए अच्छी जगह ढूंढना। और वहीं साथ में हम योंग यून को भी देखते हैं जो कि एक फ्यूनरल हाउस का मालिक, और दोनों मिलकर आज एक कब्र को खुदवा रहे थे। और ये कब्र एक औरत की होती है जो आजकल अपने परिवार के लोगों को डराती रहती है। जब उसके फैमिली के लोगों ने किसी समन से बात की तो समन ने बताया कि उसके दादी की कब्र डिस्टर्ब हो गई है। खैर, किम और योंगुन दोनों अपना काम निपटा कर अपने शॉप पर आ जाते हैं और तभी उनसे मिलने वहाँ पर हॉरिम और बोंगिल आते हैं। तो हॉरिम उनको बताती है कि मैंने अभी एक अमीर फैमिली से मुलाकात की जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और जब मैंने ऑब्जर्व किया उनको प्रॉब्लम उनके पूर्वजों से हो रही है और जहाँ तक मैं समझती हूँ एक कब्र की खराब होने का केस है। वो काफी रईस लोग हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ हम पार्क के छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब हम देखते हैं पार्क हॉरिम की टीम से मिलने के लिए कोरिया आता है और जब वो किम से मिलता है और किम को बताता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि इस काम को प्राइवेट रखा जाए, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है मेरे दादाजी के कॉफिन को खोला न जाए और उनका तुरंत ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो किम उसको बोलता है ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं है। पार्क बोलता है मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी ये शर्तें आपको माननी होंगी। तो पार्क ये भी बताता है कि मेरे माँ बाप और मेरे सारे रिलेटिव इस काम के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते मैं अपने दादाजी की कब्र के साथ छेड़छाड़ करूं, लेकिन मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है, इसलिए मुझे हर हालत में एक काम करना ही होगा। तो किम बोलता है ठीक है, सबसे पहले हम कब्र को देखते हैं। अब जब किम और बाकी लोग पार्क के साथ उसके दादाजी की कब्र देखने जाते हैं तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि ये कब्र शहर से काफी दूर पहाड़ी की चोटी पर होती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि वहाँ आसपास में और किसी की भी कब्र नहीं थी, इकलौते पार्क के दादाजी की ही थी। और पहाड़ी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बॉर्डर के पास होती है। तो किम पार्क से पूछता है कि आपके दादाजी को यहाँ दफनाने की सलाह किसने दिया था। तो बताता है कि मेरे दादाजी यहाँ के राजसी परिवार के बहुत ही करीबी थे और उनके काम को देखते हुए उस जमाने के एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्क ने उनकी डेड बॉडी को यहाँ दफनाने का सलाह दिया था। तो किम को वहाँ कुछ सही नहीं लगता और किम वहाँ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील करता है, इसलिए वो पार्क को एक काम करने से मना कर देता है। लेकिन किम का ये फैसला उसकी टीम को अच्छा नहीं
लगता। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या है, तो बताता है यह जगह अशुभ है और किसी भी आदमी को ऐसे अशुभ जगह पर नहीं दफनाया जाना चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए रिस्क है और ये रिस्क सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, जो मजदूर यहाँ काम करेंगे उनके लिए भी होगी। हो सकता है कई सारे लोग मारे जाएं। वो बोलता है मैंने वहाँ बहुत ही ज्यादा निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व किया और दूसरी बात मैंने ये देखा कि वहाँ रहने वाले जानवर भी उस कब्र के पास नहीं आना चाहते। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब लोग वापस होटल आ जाते हैं तो पार्क किम से बोलता है कि देखो मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। इसके पहले भी मेरे 2 बच्चे बिना जन्मे ही पेट में मारे गए और जो जन्मा वो इस तरह से बीमार है, तो मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरी मदद करो। तो किम पार्क से पूछता है कि एक बात आओ, नॉर्मली जब किसी आदमी को दफनाया जाता है तो वहाँ के पत्थर पे उस आदमी का नाम और उसके परिवार के बारे में लिखा होता है, लेकिन यहाँ तो पत्थर पे उस जगह का लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? तो पार्क के पास भी इस बात का कोई जवाब तो नहीं होता, लेकिन वो बोलता है हो सकता है उस टाइम कब्र के लुटेरे बहुत ही ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे, तो उनसे छिपाने के लिए ऐसा किया गया हो। किम अभी भी राजी नहीं होता तो हॉरिम बोलती है एक काम कर सकते हैं कि कब्र खोदते समय हम एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगी उसे हम डाइवर्ट कर देंगे। तो किम बोलता है आज तक ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। तो हॉरिम बोलती है हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली ये संभव है। अब वो सब कब्र के पास जाते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं। रिचुअल के लिए वो 5 सुअरों को ले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं हॉरिम जब रिचुअल कर रही होती है तो काफी आक्रामक हो जाती है। वो सुअरों को बार बार चाकू से काटती है, यहाँ तक कि अपने पूरे चेहरे पे खून लगा लेती है। लेकिन फाइनली अब कब्र को खोद लिया जाता है और रिचुअल बंद कर दिया जाता है। तो किम बोलता है अब हमें जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिए। अब वो लोग उस कॉफिन को एक गाड़ी में रखकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो कब्र खोदने वाले मजदूर अभी भी वहाँ थे। तो उनमें से एक गड्ढे में उतरता है और फावड़े से इधर उधर मिट्टी हटाने लगता है। वो बोलता है शायद यहाँ पर कोई खजाना हो। एक्चुअली उस एरिया में ये अफवाह फैली थी जो कब्र पहाड़ी पर है उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, लेकिन लोग डर की वजह से कभी भी उस कब्र के आसपास भी नहीं आते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं एक अजीब सा सांप मिट्टी से बाहर आता है और जैसे ही वो मजदूर उस सांप को देखता है अपने फावड़े से उसे मार देता है और जैसे ही उसे मारता है हम देखते हैं सांप का मुंह पूरी तरह से इंसान का हो जाता है और वो चीखता है और उसके चीखने के साथ ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। सब तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश भी होने लगती है। तो किम पार्क को बताता है कि जब तक बारिश होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि अगर बारिश के दौरान अंतिम संस्कार किया गया तो आत्मा सही जगह पर नहीं पहुँचती। तो पार्क बोलता है जब हम कॉफिन को हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की जरूरत होगी? तो किम बोलता है आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन किम का पार्क पर शक बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि पार्क कुछ तो छिपा रहा है क्योंकि कई चीजें अजीब हो रही थी। एक तो कब्र वो अजीब जगह पर थी, वहाँ कोई नाम नहीं लिखा था। अब वो लोग कॉफिन को एक हॉस्पिटल के वार्ड में रख देते हैं, लेकिन किम अब दोबारा उसी एरिया में जाता है जहाँ से वो लोग उस कॉफिन को लाए थे। वहीं पास के गाँव में रहने वाले एक आदमी से मिलता है और उससे पूछता है कि यहाँ पास की पहाड़ी पर एक बेनाम कब्र है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो बोलता है हाँ, यह गांव में उस कब्र को लेकर तमाम अफवाहें फैली हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कब्र बहुत ही पुरानी है। वो बोलता है मैंने अपने दादाजी से सुना था कि उस कब्र को लूटने के लिए कई बार कब्र के लुटेरे भी आए और वो पकड़ लिए गए, क्योंकि लोगों का मानना है वहाँ जो भी शख्स दफनाया गया वो शाही परिवार से संबंध रखता था और इसलिए उस कब्र के नीचे काफी खजाना हो सकता है। लेकिन डरवास गाँव का कोई भी आदमी वहाँ कभी नहीं जाता। और वहीं वो आदमी किम को कुछ लोहे के हथियार दिखाता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी बता रहे थे कि वो हथियार हैं जो लुटेरे वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। और वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी को देखते हैं जो खजाने की लालच में आकर उस कॉफिन को खोल देता है और उस कॉफिन के खुलते ही उसके अंदर रहने वाली आत्मा आजाद हो जाती है। जब वो आदमी कॉफिन को खोल रहा था तब तक वहाँ हॉरिम और बोंगिल भी आ गए थे। तो हॉरिम उस आत्मा को महसूस कर सकती थी। अब पार्क के दादाजी की आत्मा सीधा उसके घर जाती है और हम देखते हैं पार्क के फादर के पीछे वो आत्मा खड़ी होती है और जैसे ही अपना हाथ उसके सीने पे रखती है हम देखते हैं उसका हाथ उसके शरीर के अंदर चला जाता है और अंदर से दिल को खींच लेता है बाहर, और जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं पार्क के मदर को जो अकेले टीवी चलाकर डांस कर रही होती है और एकाएक उसके बाहों में वही शैतान आ जाता है और उसको भी मार देती है। और अब हम देखते हैं वो आत्मा पार्क के पास पहुंच जाती है और दूसरी तरफ किम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन किम के पहुंचने से पहले ही वो आत्मा पार्क को पोसेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉरिम और बोंगिल रिचुअल शुरू कर चुके होते हैं उस आत्मा को रोकने के लिए। पार्क किम के सामने ही खून की उल्टियां करने
आने लगता है। पार्क खड़ा हो जाता है और उसके पीछे किम होता है। तो किम उसको बोलता है कि तुम्हारे दादाजी की आत्मा बाहर आ चुकी है। लेकिन तभी पार्क बोलता है कि लोमड़ी ने पार्क की रीढ़ तोड़ दी, और ऐसा बोलते हुए खड़े खड़े ही अपने गर्दन को पीछे मोड़ देता है, जिससे गर्दन टूट जाती है और पार्क को ही मारा जाता है। इस सीन देखकर किम भी दहल जाता है। अब वो आत्मा पार्क के बच्चे के पास पहुंचती है, उसको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके अस्थियों को जला दिया जाता है और अस्थियों के जलते ही वो आत्मा मुक्त हो जाती है और पार्क का बच्चा बच जाता है। नहीं तो पार्क के दादाजी अपने ही वंश को खत्म करने वाले थे। वो पहले ही अपने बेटे और बहू और नाती पार्क को मार चुके थे। अब बस पार्क का बच्चा ही बचा था, उनका आखिरी वंशज। खैर, अब ये आत्मा मुक्त हो जाती है और वो बच्चा बच जाता है। अब किम को उस मजदूर का कॉल आता है जिसने उस सांप को मारा था। तो किम उससे मिलने जाता है। वो बताता है, मैं उसी दिन से बहुत बीमार हूँ और मुझे रात में डरावने सपने आते हैं। वो किम को बताता है कि उस दिन जब आप लोग चले गए तो उस कब्र से एक अजीब सा सांप निकला था, जिसे मैंने मार दिया और मुझे अब ऐसा लगता है मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। तो मजदूर किम से विनती करता है कि एक बार मेरे लिए वहाँ जाइए, उस सांप को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, तो शायद मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं। और किम तभी देखता है उस मजदूर की आंखों से खून गिरने लगता है। तो किम समझ जाता है कि उसे कुछ करना होगा। किम दोबारा वहीं उस कब्र के पास जाता है और मिट्टी को हटाकर उस सांप के धड़ को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं उस कब्र के आसपास बहुत सारी लोमड़ियां थी, लेकिन एक भी लोमड़ी उधर नहीं आती। अब जबकि पार्क के दादाजी का अंतिम संस्कार भी हो गया था, लेकिन वो लोमड़ी अभी भी डर रही थी वहाँ आने से। ये थोड़ा अपने आप में अजीब था। और तभी किम को मिट्टी के नीचे एक और कॉफिन मिलती है। ये तो और ही आश्चर्यजनक था कि एक कॉफिन के नीचे दूसरे कॉफिन को क्यों दफनाया गया। अब किम अपने पूरी टीम को बुलाता है। जब वो लोग उस जगह को खोदना शुरू करते हैं तो देखते हैं उस कॉफिन को लंबाई में दफनाया गया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और जो कॉफिन को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कॉफिन को चारों तरफ कटीले तारों से बांधा गया था। और वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि इस कॉफिन की लंबाई काफी बड़ी होती है। तो उनमें से एक पूछता है, क्या ये सचमुच किसी इंसान का कॉफिन है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉफिन से दुगना लंबा है। अब रात हो चुकी थी तो किम कॉफिन को लेकर पास के गांव में जाता है और उस आदमी से मिलता है जिससे वो पहले मिला था और इस कब्र के बारे में पूछताछ की थी। उससे रिक्वेस्ट करता है कि आज रात वो इस कॉफिन को यहाँ रहने दे, और वो आदमी मान भी जाता है। अब हारूम चावल और सफेद घोड़े के खून को मिलाकर उस कॉफिन के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाती है ताकि उस कॉफिन में रहने वाली आत्मा बाहर ना आ सके। अब हारूम प्रोटेक्शन सर्कल बनाने के बाद किम के साथ पार्क की बुआ से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। उसके पिता के कब्र के नीचे एक और कब्र हमें मिली है, और वो मॉन्क कौन था जिसने आपके पिता को वहाँ दफन करने की सलाह दी थी। तो बताती है वो मॉन्क कोरियाई नहीं था, वो एक जापानीज था, लेकिन ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। अब वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि उस कॉफिन को कल सुबह जला दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉफिन काफी रहस्यमय था। अब जब रात में सब सो रहे होते हैं तभी बोंग गिल सपना देखता है। वो सपने में देखता है वो आदमी जिसके घर में वो लोग रुके हुए थे, वो उसके सीने पे चढ़ा होता है, लहूलुहान होता है और उससे बोलता है उसने मेरा लीवर ले लिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अब बोंगिल रूम से बाहर आता है, तभी उसे सुअरों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब उनके फॉर्म में झांक कर देखता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कई सारे सुअर मरे पड़े थे और उनका पेट फाड़ दिया गया था, और सामने एक लंबा आदमी खड़ा होता है। वो भाग कर आता है और हारिम को जगाता है। अब बोंगिल और हारिम दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ कॉफिन रखा हुआ था। तो देखते हैं कॉफिन तो टूट चुका था और छत में भी छेद था और कॉफिन के अंदर कुछ भी नहीं था। अब वो बोलती है सबको जगाओ। हारिम अभी उस कमरे के अंदर ही थी, तब तक बाहर वो शैतान आ जाता है। वो काफी लंबा चौड़ा होता है। दूसरी तरफ वहीं हारिम को एक सामुराई का सर का कवच मिलता है, जो अक्सर सामुराई लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। इसका मतलब वो आत्मा किसी सामुराई की थी। तो बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई इंसान है? सुरक्षा कवच तो टूट चुका है, मुझे मेरे सिर का वो कवच चाहिए जो अंदर रखा हुआ है। उसको सामने देखकर हारिम डर जाती है और वो बोलती है कि नहीं मास्टर, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, मैं तो आपकी गुलाम हूँ। तो बोलता है अगर तुम मेरी गुलाम हो तो क्या तुम मेरे लिए मीठी मछली और तरबूज लाई हो? तभी हारिम के सामने एक कटा हुआ सिर आता है जो वो शैतान फेंकता है। अब तो हारिम की हालत बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। वो डर चुकी थी, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अब वो शैतान हारिम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ बोंगिल आ जाता है। तो शैतान बोंगिल पर हमला करता है, उसके पेट में अपना नुकीला हाथ घुसेड़ देता है और बोंगिल दर्द से कराहने और चिल्लाने लगता है। वो शैतान बोंगिल को साइड में गिरा देता है और हारिम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हारिम मंदिर के अंदर छिप जाती है, जिसकी वजह से शैतान आग का गोला बनकर वहाँ से
पहाड़ी की तरफ चला जाता है और वो लोग बच जाते हैं और बोंगेल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो उस मॉन्क के घर जाता है और उन हथियारों के बॉक्स को खोलता है जो उसने बताए थे कि ये हथियार उन कब्र के लुटेरों का है जो वहाँ छूट गए थे। लेकिन किम को वहीं एक डायरी मिलती है। जब वो डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खुलते हैं इस मूवी के राज। एक काफी समय पहले की बात है जब पूरे कोरिया पर जापानियों का कब्जा था। जापान के महाराजा ने पूरे कोरिया में जगह जगह पर आध्यात्मिक लोहे के कीले लगाने का आदेश दिया। ये जिम्मेदारी वहाँ के मॉन्क को दी गई और मुरायामा जुंजी नाम का एक शक्तिशाली मॉन्क, जिसको लोग द फॉक्स नाम से बुलाते थे, तो जापान के राजा ने पूरे कोरिया में एक कीले इसलिए लगवाई ताकि कोरिया के लोग हमेशा परेशान रहे और जापानी आसानी से उन पर शासन कर सकें। और वो लोग जिन्हें कब्र का लुटेरा कहा जाता था, एक्चुअली में वो कोरिया के देशभक्त लोग थे। वो जगह जगह जाकर कब्रों से लोहे के कीले निकालते थे ताकि उस एरिया में बनने वाली नेगेटिव एनर्जी को कम किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम बोंगेल को देखते हैं जिसकी जान तो बच गई थी लेकिन अभी भी वो शैतान के कब्जे में था। वो पूरी तरह से पोसेस्ड था। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े बड़बड़ाता है। वो उस जगह का लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड बताता है और साथ ही ये भी बताता है वो कोई और नहीं, वो एक जापानी जनरल है जिसकी डेड बॉडी को वहाँ दफनाया गया था और वहाँ का गार्ड भी है। वो उस जगह की सुरक्षा करता है। अब किम हॉरिम और ग्यून से मिलता है और उनको बताता है कैसे जापानियों ने हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। और किम उन लोगों को उन लोहे की कीलों का हिस्ट्री भी बताता है और ये भी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लोहे की कील अभी भी उस कब्र के अंदर दफनाई गई है और जिसका प्रोटेक्शन वो जापानी जनरल की आत्मा कर रही है। और किम ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए और उस लोहे की कील को ढूंढकर वहाँ से निकालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं वो जो आत्मा उस कील से बंधी हुई है वो आजाद हो जाएगी और साथ ही हमारा दोस्त बोंगेल भी ठीक हो जाएगा। वही हम देखते हैं बोंगेल के पूरे शरीर पर आत्माओं से बचने के लिए एक मंत्र लिखा होता है लेकिन पेट के पास का एक हिस्सा खाली होता है और उस शैतान ने वहीं पर हमला किया था। तो हॉरिम बताती है इसका मतलब वो मंत्रों से बचना चाहता था, नहीं तो चाहता कहीं भी हमला कर सकता था। हम देखते हैं वो सारे लोग पूरे बॉडी पर वैसे ही मंत्र का टैटू बनवा लेते हैं और आपस में प्लान बनाते हैं। तो हॉरिम बोलती है कि मैं उसको कुछ देर के लिए उलझा कर रखूंगी जिसके लिए हमें मीठी मछली का अरेंज करना होगा और तब तक तुम लोग उस लोहे की कील को कब्र से बाहर निकाल देना। अब वो लोग रात में उस कब्र पर जाते हैं और कब्र के पास वो मीठी मछली फैला देते हैं। जब वो शैतान बाहर आता है और मछलियों को खाता है तब मौका पाकर किम और ग्यून दोनों कब्र में घुस जाते हैं और खोदने लगते हैं और उस कील को ढूंढने लगते हैं। अब हॉरिम एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस शैतान से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि जब मैं मारा गया मेरी लाश को कब्रिस्तान में ले जाने के बजाय वो लोमड़ी मुझे यहाँ ले आया और अपने मंत्रों से उस लोहे की कील से मुझे बांध दिया और मुझे बोला कि मुझे यहाँ की रक्षा करनी है तो मुझे यहाँ की रक्षा करनी होगी। और तभी वो हॉरिम को देख लेता है। वो हॉरिम को मारने ही वाला था लेकिन तभी उस जादूगर की सैनिक वहाँ आ जाती है सफेद कपड़े पहने हुए। तो शैतान आग का गोला बन जाता है और दोबारा कब्र में जाता है जहाँ उसे किम मिलता है। वो किम के पेट पर अपने हाथों से हमला करता है। किम घायल हो जाता है। अब वो किम को मारने वाला था लेकिन तभी हॉरिम उसके ऊपर सफेद घोड़े का खून फेंक देती है जिससे वो जलने लगता है और किम को छोड़ देता है। अब किम को उस डायरी में लिखी हुई बातें याद आती है कि जब कोई आत्मा किसी ऑब्जेक्ट से बंध जाती है तो वो खुद भी वही ऑब्जेक्ट बन जाती है। इसका मतलब ये आत्मा लोहे से बंधी हुई है तो ये अपने आप में खुद ही एक लोहा है और साथ में ये आग से भी जुड़ी हुई है तो इसको हराने के लिए लकड़ी और पानी की जरूरत होगी। तो किम पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी के लकड़ी के बेट को उठाता है और अपने खून से डुबोकर उस शैतान पर हमला करता है। जब किम शैतान को मार रहा था तो उसे विजन्स आते हैं और हम देखते हैं वो लोमड़ी यानी कि वो मॉन्क्स उस समुराई के डेड बॉडी को लाता है और उस लोहे की कील को उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में डाल देता है। अब वो शैतान मारा जा चुका था लेकिन किम बहुत ही घायल हो गया था। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किम हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर बताते हैं कि वो तेजी से रिकवर हो रहा है और दूसरी तरफ हम बोंगेल को देखते हैं वो भी अब ठीक हो चुका था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम के बेटे की शादी हो रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।